गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे। एचडी ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है बेटा। और आप सभी जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है बेटा कौन सा? ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियंस इकोनॉमिक्स। और इस टॉपिक में हमने जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था कि ग्लोबलाइजेशन क्या है। इसके साथ साथ हमने ये पढ़ा था कि ग्लोबलाइजेशन में एमएनसी मीन्स मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस क्या क्या रोल्स है। मल्टीनेशनल जो कॉरपोरेशन जो कंपनी हैं वो किस प्रकार से बेटा ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को इंक्रीज करने में हेल्पफुल्स हैं, उनकी क्या एडवांटेज हैं क्या डिसएडवांटेज हैं। इसके साथ साथ एमएनसी कंपनियां होती हैं बेटा वो अदर कंट्री में अपने प्रोडक्शंस को किस प्रकार से फैलाती हैं या किस प्रकार से अदर एरिया में वो प्रोडक्शंस को कंट्रोल करती हैं। इन सभी के बारे में हमने पढ़ा था बेटा। साथ में एमएनसी कंपनी हमने ये भी पढ़ा था कि एमएनसी कंपनी अपनी जो फैक्ट्रीज हैं या अपनी ऑफिस हैं वो कहाँ पर सेटअप करती हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ने इस सभी टॉपिक्स पर अच्छे से आपने वीडियो देखा होगा और अपने नोट्स भी आपने फेयर नोटबुक में लिख लिए होंगे और इसके साथ आपने यहाँ तक याद भी किया होगा बेटा। आज हम आगे बढ़ रहे हैं बेटा। उसके ड्यूरेशंस में हमने पढ़ा था फॉर इन्वेस्टमेंट या फॉरिजन्स इन्वेस्टमेंट बेटा, हमने उसी के ड्यूरेशंस में पढ़ा क्योंकि एमएनसी कंपनी द्वारा जो मशीन्स हैं या टूल्स हैं या बेटा बिल्डिंग्स या हम बात करते हैं लैंड्स परचेज करने में जो इन्वेस्ट किया जाता है उसी इन्वेस्टमेंट को हम कहते हैं फॉरिजन्स इन्वेस्टमेंट। तो फॉरिजन्स इन्वेस्टमेंट भी बेटा हम बात करते हैं कि एक प्रकार से ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को इंक्रीज करने में क्या करता है, हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल्स हम बात करते हैं 1995 में अगर जो फोर्ड मोटर्स कंपनी है बेटा एक एमएनसी कंपनी है जो कहाँ की है, अमेरिका की है, यूएसए की। फोर्ड मोटर्स ने इंडिया में मीन्स चेन्नई में बेटा यहाँ पर क्या किया, 1700 करोड़ का इन्वेस्ट किया और यहाँ पर उन्होंने अपनी एक प्रोडक्शन यूनिट क्या की, सेटअप की। तो इस प्रकार से जो यहाँ कोई भी कंपनी होती है, हमने 9th में पढ़ा था कि स्टोरी ऑफ द विलेज पालमपुर गाँव में कि गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोड्यूस करने में हमें डिफरेंट टाइप्स की थिंग्स की क्या होती है, रिक्वायरमेंट्स होती है। और बेटा इन वस्तुओं को परचेज करने के लिए जो इन्वेस्ट किया जाता है, जो भी हम असेंट करते हैं उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। लेकिन यही इन्वेस्टमेंट अगर बेटा फॉरिजन्स कंपनी द्वारा किया जाए तो उसे हम कहते हैं फॉरिजन्स इन्वेस्टमेंट। अगला आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं फॉरिजन्स ट्रेड्स एंड द बेटा इंटीग्रेशंस ऑफ द मार्केट्स। मींस जो फॉरिजन्स ट्रेड है बेटा जो विदेशी व्यापार है वो ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को इंक्रीज करने में किस प्रकार से हेल्पफुल है। यस कि अब इसमें सबसे पहले बेटा जो ट्रेड, तो ट्रेड क्या होता है बेटा, गुड्स एंड सर्विसेज का क्या होता है, एक्सचेंज का जो मोड्स होता है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रेड कहते हैं, व्यापार कहते हैं। लेकिन यही एक्सचेंज बेटा अगर टू या मोर डिफरेंट कंट्रीज के बिटवीन हो तो उसे हम कहते हैं फॉरिजन्स ट्रेड्स। बेटा फॉरिजन्स ट्रेड है वो डिफरेंट मार्केट्स को क्या करता है, इंटरलिंक करता है, वर्ल्ड के डिफरेंट मार्केट से उनको जोड़ने का काम करता है। इसके साथ बेटा जो फॉरिजन्स ट्रेड है वो बेटा ट्रेड व्यापार को क्या करता है, इंक्रीज करता है डिफरेंट कंट्री के बीच। फॉरिजन्स ट्रेड है विदेशी व्यापार, वो डिफरेंट कंट्री की इकोनॉमिक्स को भी क्या करता है, इंटरलिंक करता है। इससे बेटा जो कैपिटल्स का या हम बात करते हैं मनी का भी क्या होता है, एक्सचेंज होता है। फॉरिजन्स ट्रेड है बेटा, इससे बेटा मार्केट्स में गुड्स की अवेलेबिलिटीज क्या होती है, इंक्रीज होती है, जिससे कंज्यूमर्स को क्या होता है, प्रॉफिट होता है। फॉरिजन्स ट्रेड के माध्यम से बेटा हम देखते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है बेटा वो भी क्या होती है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच एक्सचेंज होती है। और फॉरिजन्स ट्रेड के माध्यम से ही हम बात करते हैं बेटा डिफरेंट कंट्रीज के बीच जो एमएनसी कंपनियां हैं वो अपने प्रोडक्शन को क्या करती हैं, एक्सपेंड करती हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक विदेशी व्यापार की जो प्रोसेस, ये प्रक्रिया है, ये भी एक ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को इंक्रीज करने में क्या है, हेल्पफुल है। यह हम कहें तो बेटा एनिशियन टाइम में सबसे जो ओल्डेस्ट फैक्टर है ना जो ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को इंक्रीज करने में जिसका सबसे बड़ा मेन रोल रहा है, सबसे एनिशियन जो फैक्टर है वो तो है बेटा ट्रेड ही है। क्योंकि ट्रेड्स के माध्यम से ही डिफरेंट रीजन्स या डिफरेंट कंट्रीज के जो बीच हम बात करते हैं लिंक या इंटरकनेक्शन या इंटरकनेक्टिविटीज क्या हुई, इंक्रीज हुई। तो इस फॉरिजन्स जो ट्रेड है, जो विदेशी जो व्यापार है, ये भी एक ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को इंक्रीज करने में क्या करता है, हेल्प करता है। इसका भी एक क्या है, मेन रोल है। फिर हम आते हैं बेटा ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस या ग्लोबलाइजेशन किसे कहते हैं।
जैसे आपकी बुक के अकॉर्डिंग से टॉपिक अब आता है, लेकिन हमने इसके बारे में आपको बता भी दिया था। इट इज द प्रोसेस ऑफ द इंटीग्रेशंस और ये इंटरकनेक्शंस बिटवीन द कंट्रीज। मीन्स जो वर्ल्ड के जो डिफरेंट देश हैं उनके बीच अगर हम बात करते हैं अंतर संबंध होना, वो एक दूसरे से संबंधित होना ही क्या कहलाता है, ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस कहलाता है। चाहे वो फॉरेन ट्रेड के माध्यम से हो, चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के माध्यम से हो, चाहे वो एमएनसी के माध्यम से हो, या अगर हम बात करते हैं किसी फैक्टर्स की वजह से हो। आज पूरा विश्व है वो पूरी तरह से एक परिवार के रूप में क्या हो चुका है, कन्वर्ट हो चुका है। आज हमें ऐसा नहीं लगता कि कोई देश हमसे बहुत ज्यादा दूर है। इसका कारण क्या है कि आज जो ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस है वो इतना फास्ट है। इसके पीछे रीजंस क्या है, इसके लिए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल्स है जिसकी वजह से आज जो ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस है वो इतना क्या है, फास्ट है, और हमें पूरी पृथ्वी एक परिवार के रूप में दिखाई देती है। बेटा इसके भी एक मेन मुख्य कारण है। अगर हम एनिशियन टाइम की बात करें और एट प्रेजेंट की बात करें तो काफी डिफरेंस है। यहाँ तक कि बेटा अगर हम बात करते हैं 20 ईयर्स पहले की बात करें, 20 साल पहले की बात करें तब और आज के में दिन और रात का क्या है, डिफरेंस है। तो इस ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को इंक्रीज करने में जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल रहे, जिनका मेन रोल रहा, वो रोल कौन कौन से बेटा, टेक्नोलॉजी। देखिए बेटा जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में क्या आया, इंप्रूवमेंट आया, तो वैसे वैसे प्रोडक्शन क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। टेक्नोलॉजी की वजह से ही हम बात करते हैं प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, और प्रोडक्शन इंक्रीज होने के साथ साथ बेटा जो गुड्स प्रोड्यूस करना क्या होगा, इजी हुआ। जैसे जैसे बेटा प्रोडक्शन बढ़ा तो वैसे वैसे ट्रेंड्स क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। टेक्नोलॉजी ने ही बेटा जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की जो फैसिलिटीज हैं उनमें क्या लाए, इंप्रूवमेंट लेके आए। एनिशियन टाइम की बात करते हैं, जब बेटा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज मोर डेवलप नहीं थी, तब हम सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस तक ही क्या कर सकते थे, ट्रेवल कर सकते थे, और जो आसपास के जो रीजन्स थे उन्हीं तक व्यापार क्या था, सीमित था। लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं स्टीम इंजन का क्या हुआ, इन्वेशन हुआ। स्टीम इंजन के इन्वेशन के साथ एक तो बेटा जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें प्रोडक्शन क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। उसके साथ साथ बेटा हम बात करते हैं रेलवे एक्सपेक्शन मींस रेलवे का क्या हुआ, विस्तार हुआ। इसके साथ जो शिप हैं वो भी बेटा स्टीम इंजन से क्या होने लगे, चलने लगे, और जिससे जो लॉन्ग डिस्टेंस है वो शॉर्ट टाइम पीरियड्स में क्या की जाने लगी, कवर की जाने लगी। उसके आने के बाद जैसे जैसे बेटा टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट होते चले गए, उसके बाद हम बात करते हैं अन्य जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज हैं वो क्या हुई, इंप्रूवमेंट हुआ उसमें। और बेटा एयर जिसे हम कहते हैं एरोप्लेन मोड्स, जो बेटा इसमें एरोप्लेन्स जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज है, इसके माध्यम से जैसे ही हम बात करते हैं एयर ट्रांसपोर्ट डेवलप हुआ, और इससे क्या हुआ बेटा, हम लॉन्ग डिस्टेंस है वो शॉर्ट टाइम पीरियड्स में बेटा इजीली क्या करने लगे, कवर करने लगे। इस वजह से बेटा जो एयर आज जेट एरोप्लेन्स है, इनसे हम बेटा बहुत ही लंबी दूरी कुछ घंटों में क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं, जिससे हम अपने एक ही देश में या एक ही राज्य में क्या कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। आज अब पूरा संसार है इस ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज के डेवलपमेंट होने की वजह से क्या हुआ कि हमें एक छोटे से परिवार के रूप में दिखाई देता है, और हम लॉन्ग डिस्टेंस है वो भी शॉर्ट टाइम पीरियड्स में क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा मेन रोल रहा टेक्नोलॉजी का और ट्रांसपोर्ट्स का। फिर आता है कम्युनिकेशन, इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं बेटा, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसमें इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट आया कि सूचनाओं का हम अब पूरे संसार में जो हमारी जो सूचनाएं हैं उनका आदान प्रदान करना क्या हो गया, आसान हो गया। इससे हम एक रीजन से दूसरे रीजन के बीच जो कनेक्टिविटी है वो क्या हुई, इंक्रीज हुई। साथ में अब मनी ट्रांसफर करना भी क्या हुआ, आसान हुआ। किस प्लेस पर, किस स्थान पर बेटा प्रोडक्शंस के लिए सुटेबल कंडीशंस हैं, उसकी जानकारी के लिए कहाँ रॉ मटेरियल्स इजीली अवेलेबल हो जाता है, कहाँ मार्केट्स अवेलेबल हैं, कहाँ पर कौन सी गुड्स की डिमांड्स है, ये सभी सूचनाएं हमें इजीली कहाँ से मिल जाती हैं, अब इंफॉर्मेशन से टेक्नोलॉजी की वजह से, जिससे आज पूरे संसार ऐसा लगता है कि जैसे भी हम एक परिवार के रूप में ही हैं। तो इसमें सबसे बड़ा मेन रोल रहा इंफॉर्मेशन से टेक्नोलॉजी का भी। तो इस प्रकार से टेक्नोलॉजी या ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनमें जैसे जैसे इंप्रूवमेंट आते चला गया वैसे वैसे ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। आज आप देख सकते हैं कि हमारे जो इंडियन मार्केट्स हैं इसमें डिफरेंट कंट्री के प्रोडक्ट से क्या हैं, भरे पड़े हैं। आज हम इसमें ये प्रोडक्ट जो पॉसिबल्स हैं, जो हमारे मार्केट में हमें इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, उनका एक मेन कारण क्या है बेटा, ग्लोबलाइजेशन से। और ग्लोबलाइजेशन में इस फैक्टर्स, इसमें हेल्प करने में किस फैक्टर के बेटा मेन रोल्स रहा,
टेक्नोलॉजी का, ट्रांसपोर्ट्स का और इंफॉर्मेशन से टेक्नोलॉजी का। तो बेटा इस वजह से हम कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस आज जो बड़ी तेजी से बढ़ रहा है उसके पीछे इन फैक्टर्स का क्या है, मेन रोल्स है। फिर हमारा इसमें एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है बेटा इसी चैप्टर से, वो आता है लिबरलाइजेशन मींस उदारीकरण। जैसे आप देख पा रहे होंगे बेटा, रिमूविंग द बैरियर्स और द रिस्ट्रिक्शंस सेट अप बाय द गवर्नमेंट्स मींस जो इंडियंस या कोई भी कंट्री की जो गवर्नमेंट है जो फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर जो क्या रखती है, बैरियर रखती है या रिस्ट्रिक्शंस रखती है, जिसे हम कह सकते हैं बेटा टैक्स, तो इनका क्या करना, रिमूव करना ही क्या कहलाता है, लिबरलाइजेशन कहलाता है। मींस फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर जो गवर्नमेंट द्वारा लगाए गए रिस्ट्रिक्शंस को क्या करना, रिमूव करना ही क्या कहलाता है बेटा, लिबरलाइजेशन कहलाता है, उदारीकरण कहलाता है। अब अपने देश से हम लेते हैं, जब 1947 में जब हमारा देश एक इंडिपेंडेंस कंट्री बना तो उस समय हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर क्या रखे, बैरियर रखे। क्यों रखे, इसके क्या कारण थे बेटा। जब हमारा देश 1947 में एक इंडिपेंडेंस कंट्री बना तो बेटा हमने क्या किया, फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर क्या लगा दिया बेटा, बैरियर लगा दिए या टैक्स या सीमा को हम बात करते हैं शुल्क लगा दिया। इसका परिणाम ये था, कारण इसका बेटा, कारण इसका ये था कि हमारे यहाँ के जो लोकल प्रोड्यूसर्स थे वो इतने डेवलप नहीं थे, इतने बेटा हम बात करते हैं रिच नहीं थे, और साथ में उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं थी जो एमएनसी कंपनियों के साथ क्या कर सके, कम्पिटिट कर पाए। तो लोकल प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भारत सरकार ने जो हमारे स्थानीय उत्पादक हैं, जो हमारे देश के उत्पादक हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के पर्पज से हमने फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर क्या रखे, बैरियर्स रखे, ताकि ये भी बेटा इस योग्य बन सके, ताकि जो एमएनसी कंपनियों से कम्पिटिट कर सके। इसलिए हमने लोकल प्रोड्यूसर्स हैं, ये लोकल जो हमारे यहाँ के उत्पादक हैं, उनको बचाने के लिए एमएनसी कंपनियों के कंपटीशन से बचाने के पर्पज से हमने फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर रखे बैरियर्स। लेकिन हमने 1991 में इन रिस्ट्रिक्शंस को क्या किया, रिमूव किया। इसके पीछे कारण ये था बेटा, जैसे हम बात करते हैं इतने सालों बाद जब हमने देखा कि हमारे यहाँ के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो बेटा क्या कर सकते हैं, एमएनसी कंपनियों से कम्पिटिट कर सकते हैं, साथ में कंज्यूमर्स को प्रॉफिट पहुंचाने के लिए और मार्केट में कंपटीशन को इंक्रीज करने के पर्पज से, ताकि गुड्स और सर्विसेज की प्राइस कम हो और क्वालिटी में क्या है, इंप्रूवमेंट आए। इस उद्देश्य से हमने 1991 में 1991 में हमने लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को क्या किया बेटा, अडॉप्ट किया। हमने लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को या ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी को कब अडॉप्ट किया, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है 1991 में। और इसका मेन मुख्य उद्देश्य क्या था बेटा, फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर बैरियर्स को रिमूव करना, मार्केट में कंपटीशन को इंक्रीज करना, गुड्स हैं और उनकी बेटा क्वालिटी में और बेटा प्राइस में इंप्रूवमेंट लाना, और कंज्यूमर्स को क्या करना, प्रॉफिट पहुंचाना। इसका मेन उद्देश्य था बेटा। और इस उद्देश्य से जैसे ही हमने 1991 में ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी को अडॉप्ट किया तो बेटा हमारे इंडियन मार्केट में कुछ ही सालों में हमारे इंडियन मार्केट्स में डिफरेंट कंट्रीज के प्रोडक्ट्स क्या होने लगे, इजीली अवेलेबल होने लगे। इस पॉलिसी से क्या होता है कि जो एमएनसी कंपनियां होती हैं वो अपने किसी भी कंट्री में बेटा वहां जाकर के क्या कर सकती हैं, इन्वेस्ट कर सकती हैं, या वहां पर फॉरेन ट्रेड या विदेशी व्यापार कर सकती हैं। उन मार्केट्स में वो अपने प्रोडक्ट को इजीली क्या कर सकती हैं, सेल कर सकती हैं, बगैर बेटा बाधा के, बगैर रुकावट के। तो इस प्रकार से जो लिबरलाइजेशन की पॉलिसी है वो बेटा फॉरेन ट्रेड फॉरेन इन्वेस्टमेंट को क्या करता है, अट्रैक्ट करने की पॉलिसीज होती है, साथ में एमएनसी कंपनियों को अट्रैक्ट करने की क्या होती है, पॉलिसी होती है। इस वजह से बेटा हमने ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को इंक्रीज करने में या डिफरेंट कंट्रीज के बीच अगर हम बात करते हैं इंटर कनेक्टिविटीज को इंक्रीज करने के पर्पज से हमने लिबरलाइजेशन पॉलिसी को क्या किया, अडॉप्ट किया। इसी में एक प्रोसेस और होता है बेटा, वो होता है प्राइवेटाइजेशन मींस पब्लिक सेक्टर्स। बेटा हमारा जब देश आजाद हुआ तो हमने से 17 ऐसे इंडस्ट्रीज थे जिनमें पब्लिक सेक्टर ही क्या कर सकता था, प्रोडक्शन से कर सकता था। प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पर बेटा प्रोडक्शन करने की क्या नहीं थी, परमिशन नहीं थी। लेकिन हमने जैसे ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी को अडॉप्ट किया 1991 में, इस पॉलिसी को अडॉप्ट करने के साथ ही हमने बेटा प्राइवेटाइजेशन को भी क्या किया, प्रमोट किया। और हमने यहाँ पर जो 17 जो हमारी जो पब्लिक सेक्टर के इंडस्ट्रीज थे उनमें सिर्फ 3 को छोड़ करके हमने बाकी सभी सेक्टर को प्राइवेटाइजेशन सेक्टर में क्या कर दिया,
कन्वर्ट्स कर दिया। इससे क्या हुआ कि बेटा जो गवर्नमेंट्स है उसमें बेटा इस सेक्टर में प्रोडक्शंस कर रही थी, तो गवर्नमेंट ओनेड जो सेक्टर्स थे इनमें काफी क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था गवर्नमेंट को। और इस लॉस को कम करने के पर्पज से गवर्नमेंट ने इस सेक्टर को भी प्राइवेट सेक्टर में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। यहाँ तक कि हमारी जो कोर इंडस्ट्रीज हैं, जैसे बेटा हम बात करते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है, इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रीज हैं, ऐसे बहुत से इंडस्ट्रीज थे जिनको भी हमने प्राइवेट सेक्टर में क्या किया, सेट बेटा एक्सचेंज कर दिया। प्राइवेट जैसे प्राइवेटाइजेशन करते हैं तो इससे एक बेटा क्या होता है कि गवर्नमेंट का लॉस कम हो जाता है, साथ में बेटा जो डिफरेंट जो पब्लिक सेक्टर ओनेड इंडस्ट्रीज थे उनको हम प्राइवेट सेक्टर में भी प्रोडक्शंस को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। और साथ में इससे बेटा एमएनसी कंपनियों को क्या होता है, प्रॉफिट होता है। साथ में बेटा हम बात करते हैं इससे ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि ये भी एमएनसी कंपनियों को या पॉलिसी ट्रेड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की एक क्या होती है, किसी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है। यस, तो बेटा आज अपना जो वीडियो है इसमें जो लेक्चर है इसमें जितने जो टॉपिक्स हमने पढ़े कुछ ज्यादा नहीं पढ़े हैं। ये फॉरेन ट्रेड है वो ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में किस प्रकार से हेल्पफुल है, ग्लोबलाइजेशन किसे कहते हैं इसके बारे में पढ़ा हमने। बेटा ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को इंक्रीज करने में कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। और उसके बाद लिबरलाइजेशन किसे कहते हैं, लिबरलाइजेशन की पॉलिसीज, और बेटा ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को किस प्रकार से इंक्रीज करती है। या बेटा हमने जो इंडियन गवर्नमेंट ने बेटा जो आज़ादी के बाद फॉरेन ट्रेड या फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर बैरियर्स रखे तो क्यों रखे, और बाद में हमने इनको रिमूव किया तो क्यों किया। और बेटा प्राइवेटाइजेशन किसे कहते हैं और प्राइवेटाइजेशन किस प्रकार से ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस के लिए हेल्पफुल है। तो बेटा मैं आशा करता हूं कि आप इन सभी टॉपिक्स को वीडियो के माध्यम से समझने के बाद और फिर अपने नोट्स के माध्यम से क्या करेंगे, लर्न करेंगे। अगर फिर भी कोई समस्या हो तो ज़रूर मेरे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप व्हाट्सएप नंबर पर क्या करें, अपनी प्रॉब्लम्स सेंड करें। धन्यवाद।